नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज आप दूसरा मत के YouTube चैनल पे हमारे साथ हैं और आज हम देश दुनिया की श्रृंखला में इज़राइल पे बात करेंगे और इस इज़राइल के बदलते परिदृश्य और घटनाक्रम का हमारे भारत पे और दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। इज़राइल ने के बदलाव ने देश और दुनिया और हमारे समाज को क्या संदेश दिया है, उसके पैगाम का निहितार्थ क्या है, इसका विश्लेषण कर देंगे आपके साथ मिलकर। लेकिन सबसे पहले हम आपका इसलिए शुक्रिया तो अदा कर दें कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं। बहुत सारे साथी पूरा वीडियो देखते हैं, वो शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। हमारी इल्तज़ा गुजारिश अपने उन दोस्तों से हैं कि वो भी पूरा वीडियो देखें, वो भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हमारा वीडियो अपलोड हो फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए और नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें। और जब आप सबसे पहले देखेंगे तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया भी होगी और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी राय भेज सकते हैं। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और आप अपने अनमोल सुझाव से दूसरा मत को हमेशा प्रेरित करते रहें, उसके ज्ञान में वर्धन करते रहें, उसके ज्ञान में परिमार्जन करते रहें। इंसान का काम ही है एक दूसरे के काम आना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक दूसरे से उसका लेना देना बना रहता है। कुछ ज्ञान हम बांटने की कोशिश करें और कुछ ज्ञान आप बांटने की कोशिश करें। मेरा है हम आपको दशा और दिशा प्रदान करने की कोशिश करें, मार्गदर्शन करने की कोशिश करें और आप भी जहां हम लड़खड़ाएं, जहां आपको लगे कि ये सही नहीं तो आप भी हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है लेकिन पूर्णता की कोशिश हमेशा बनी रहनी चाहिए। आप लगातार पूर्णता की ओर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी सोच और आप का कथन बहुत हद तक सच्चाई के करीब होगा और हमारा कथन सच्चाई के करीब हो, इसकी हमारी शुरुआत से कोशिश रही है और इस कोशिश में अगर आपका योगदान रहता है तो सोने पे सुहागा। तो बहरहाल दोस्तों, आज हम इज़राइल की चर्चा करते हैं। इज़राइल जो दुनिया भर में अपने हथियारों के लिए, सैन्य शक्तियों के लिए, अपने कमांडो के लिए और अपनी लड़ाकू और अपने हठधर्मी रवैये के लिए भी वो मशहूर है। और इज़राइल अभी हाल तक चर्चे में रहा है कि उसने जिस तरह से फ़िलिस्तीन को रौंदा, वहाँ के नागरिकों के साथ जिस तरह का अत्याचार किया, वहाँ के मासूम बच्चों के खून से जिस तरह उसने खेल किया, उसके जिस तरह से हाथ खून से रगे हुए थे, पूरी दुनिया में हाय तौबा मची। पूरी दुनिया ने इज़राइल के ख़िलाफ़ एक तरह से मोर्चा खोला, उसे समझाने की कोशिश की, उसे डराया भी, धमकाया भी, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी उसे सही राह पर चलने की ताक़ीद की और अपने हिसाब से उसे धमकाया भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 12 सालों तक इज़राइल के प्रधानमंत्री बनकर फ़िलिस्तीन पर अपना रुतबा गालिब करने वाले और देश व दुनिया में हथियार के ज़ख़ीरे के बल पर अपना इक़बाल बुलंद करने वाले बेंजामिन नेतन्याहू का खूंटा उखड़ गया है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू इज़राइल संसद में बेआबरू होकर निकले हैं। यानी इज़राइल की संसद और इज़राइल की जनता के प्रतिनिधि और विभिन्न दलों ने बेंजामिन नेतन्याहू के कारनामों को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया कि यह शख्स
इज़राइल का भी हितैषी नहीं है। और ये संदेश पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा पैगाम है कि उससे हर लोगों को सबक लेना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंजामिन नेतन्याहू बड़े प्रिय मित्र हैं। वैसे ही प्रिय मित्र जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, यानी बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ थी। और इन तीनों की दोस्ती दंभ में बढ़ती गई, अहंकार पनपता गया और उस अहंकार में सबसे पहला विकेट अमेरिका में गिरा। और वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, और वो अमेरिका तो शक्तिशाली देश समझता ही था, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह खुद को व्यक्ति विशेष के तौर पर बहुत ही प्रभावशाली मानना शुरू कर दिया और अपने कार्यशैली में बदलाव करने की बजाय कार्यशैली को निरंकुश बना दिया। नतीजे में क्या हुआ कि अमेरिकी जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को बेआबरू करके सड़क पर उठाकर फेंक दिया। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग जो 7वें आसमान पे थे, अमेरिकी जनता ने उसे सीधे ज़मीन पर पटक दिया और उनके होश उड़ गए। उनके प्राण सिर्फ पखेरी नहीं हुए, बल्कि उनके सारे के सारे जो अहंकार थे वो आसमान 7वें आसमान से नीचे गिरने के बाद वो मोती की तरह बिखर गए, चूर चूर हो गए, मिट्टी के घड़ा की तरह चकनाचूर हो गए, शीशे की तरह चूर चूर हो गए। लोगों ने उनके अभिमान को चूर चूर होते हुए देखा। उनका अभिमान किस तरह से चूर चूर हुआ सबके सामने है। और अभी दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे मित्र बेंजामिन नेतन्याहू का ये जो हश्र हुआ है, ये हश्र पूरी दुनिया देख रही है। अभी तो कुछ घंटे हुए हैं ये हश्र हुए, उन्होंने किस तरह से जुल्म को बढ़ावा दिया। नेतन्याहू जुल्म के प्रतीक बन के रह गए। एक शासक का काम होता है डराना एक हद तक, कभी कभी प्रशासन चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए डरावनी शक्ल अख्तियार करनी पड़ती है। लेकिन जब वो डरावनापन हकीकत का रूप ले लेता है तो वहीं से उस सरकार का खूंटा उखड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और फिलिस्तीन जैसे एक देश पर अत्याचार की सीमा लांघ देना, ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए पूरी दुनिया में बदनामी का एक सबब बन गया। और नेतन्याहू को दो चार देश के लोग, दो चार देश के व्यक्ति विशेष प्रधानमंत्री भले उनकी तारीफ़ करें, किसी ने उन्हें अच्छा नहीं कहा। इसलिए जब जुल्म हद से गुजर जाता है तो उसे कोई अच्छा नहीं कह सकता। बेंजामिन नेतन्याहू ने जो किया उसे कोई अच्छा नहीं कह सकता है। और यही वजह थी कि इस्राइल के सारे राजनीतिक दलों ने बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने के लिए, उनके खूंटा को उखाड़ फेंकने के लिए मुत्तहिद हो गए, एक हो गए। यानी जो दल अपने अपने घोषणा पत्र के मुताबिक, अपनी अपनी सोच के मुताबिक, अपनी अपनी राजनीतिक परिस्थिति के मुताबिक अलग अलग थे, वो सब एकजुट हो गए। और उसको एकजुट किसने किया? तो वही बेंजामिन नेतन्याहू के कभी सहयोगी रहे, रक्षा मंत्री रहे, नफ्ताली बेनेट ने। नफ्ताली बेनेट ज़माने तक नेतन्याहू के सहयोगी रहे, रक्षा मंत्री रहे। और उन्होंने बाद में जब दोनों में नहीं पटी, यानी बेंजामिन नेतन्याहू के विचारधारा से, उनके जुल्म की प्रक्रिया से और किसी देश विशेष के साथ
उनके मनमुटाव और उसे तबाह करने की सोच की वजह से नफ्ताली बेनेट ने अपनी पार्टी यामीना पार्टी बना ली और उसी यामीना पार्टी के वो नेता अब इज़राइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी 12 साल तक जो लगातार बेंजामिन नेतन्याहू इज़राइल पे एक छत्र राज कर रहे थे, इज़राइल के प्रमुख बने हुए थे, इज़राइल को दुनिया में दहशत का एक केंद्र बनाकर रख दिया था, उसे नफ्ताली बेनेट ने सुधारने की कोशिश के साथ एक नया पैगाम दिया है कि हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने इज़राइल के जितनी भी छोटे मोटे पार्टी थी सबको अपनी सरकार में शामिल कर लिया है। यहाँ तक कि एक इस्लामी पार्टी को भी उन्हें शामिल कर लिया है। इज़राइल में जो अरब देश के मूल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस पार्टी को भी उन्होंने शामिल कर लिया है। जाहिर सी बात है कि नफ्ताली बेनेट की पार्टी यामीना पार्टी अपने आप में दक्षिण पंथी पार्टी है। यानी कहीं न कहीं जब नफ्ताली बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू से मिले, उनके साथ रहे, उनके साथ काम किया, तो जाहिर सी बात है कि उनके जैसा सोच भी होगा। लेकिन एक सोच किस हद तक परवान चढ़ती है और एक सोच कैसे अपने म्यार में रहती है, ये देखना पड़ेगा कि जब नफ्ताली बेनेट इज़राइल पे शासन करेंगे और फ़िलिस्तीन को लेकर उनका क्या रवैया रहता है, दूसरे देश को लेकर उनका क्या रवैया रहता है, छोटे देशों को लेकर उनका क्या रवैया रहता है। यानी वो गरीबों पे, कमज़ोरों पर अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री यानी बेंजामिन नेतन्याहू की तरह जुल्म करते हैं, छोटे जो देश और कमज़ोरों को अपने जुल्म का शिकार बनाते हैं, या नफ्ताली बेनेट अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस विचारधारा से घृणा करके गरीबों की मदद करते हैं, कमज़ोर देशों की मदद करते हैं और फ़िलिस्तीन के साथ इंसाफ का रवैया अपनाते हैं। ये देखने की बात होगी और ये इसमें थोड़ा समय लगता है। अभी उनके बारे में प्रशंसा करना या शंका करना दोनों उचित नहीं होगा। कम से कम 3 से 6 महीने का समय ज़रूरी है और उस समय में वो क्या गुल खिलाते हैं, क्या परिस्थितिक बदलाव करते हैं और इज़राइल पर जो खून का धब्बा लगा है वो उसे अपने कामों से, अपने संस्कारों से, अपनी सोच से किस तरह से धोते हैं, ये इस पर पूरी दुनिया की नज़र है, हमारी भी नज़र है और आप भी अपनी नज़र बनाए रखें। इसलिए कि दुनिया में के कोई भी शासक हों, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उनकी कार्यशैली एक होती है और एक होनी चाहिए, और वो कार्यशैली होती है कि आप जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस देश की जनता ने आप पर भरोसा किया, आप उसके भरोसे पे खड़े हो। आप अपने भरोसे पे जनता को खड़े करने की कोशिश हमेशा ना करें, इसलिए कि आप जनता से सहयोग लेकर जनता को ठगने की का काम करेंगे तो जनता कितने दिनों तक ठगा महसूस कर सकती है। जनता के पास भी एक हथियार होता है, वो वोट का हथियार होता है, और एक न एक दिन आपको पर वो हथियार वो चला देगी। यानी जनता को जब आप बेबस करेंगे तो वो हथियार चलाएगी, और उस हथियार से, और उसके पास हथियार एक ऐसा होता है, जादुई हथियार, कि एक बटन दबाएगी और आपकी सरकार ख़त्म। यानी आपका सारा गुरूर ख़त्म, आपका अहंकार ख़त्म, आपका दम ख़त्म, और आप सीधे 7वें आसमान से नीचे ज़मीन पर गिरेंगे। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप गिरे, जिस तरह से नेतन्याहू गिरे, उस तरह से दूसरे देश के भी प्रधानमंत्री गिर सकते हैं। और इस पे हमारा साफ कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी अपने मित्रों से सबक लेनी चाहिए और देश के लिए बचे कार्यकाल में कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो हश्र नहीं हो। इसलिए कि हमें क्या, भारत देश के किसी भी जनता को अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री का भी हश्र वैसा ही हो जैसे डोनाल्ड ट्रंप का हुआ, जिस तरह से इज़राइल के प्रधानमंत्री
नेतन्याहू का हुआ वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं हो, वो इससे सबक लेंगे। मुझे उम्मीद है, आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत समझदार हैं, दूरदृष्टि वाले हैं और वो आने वाली आफत को समझ रहे हैं। और ये आफत इसलिए भी कही जा रही है कि ये 2024 में ये दो पैगाम उनके लिए आफत भरी है। इस तूफ़ान को वो अपने कामों से, वो अपनी सच्चाई से रोक सकते हैं। अब झूठ के सहारे इस तूफ़ान को वो नहीं रोक सकते हैं कि इसलिए कि वहाँ से एक ऐसा इज़राइल से एक पैगाम आया है। इज़राइल से ये पैगाम आया है कि भारत के लिए सबसे बड़ा पैगाम है कि जब इज़राइल सबको लेकर चल सकता है तो भारत सबको लेकर क्यों नहीं चल सकता है। इज़राइल जैसा देश मुस्लिम प्रश्न नहीं, वो मुस्लिम दुश्मन देश है। इस सारी दुनिया जानती है कि इज़राइल मुस्लिम दुश्मन देश है, लेकिन वो मौजूदा सरकार, नई सरकार ने मुसलमानों को अपने साथ लेकर सरकार में एक पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि आप किसी एक को भी अपने से अलग करते हैं, यानी आप अपनी इमारत से एक खंभा को गिराते हैं और 4 खंभे में से एक खंभा कमज़ोर हो गया, एक खंभा गिर गया तो आपकी बिल्डिंग झुक जाएगी, आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी। और अगर कोई इस तरह की मूर्खता करे, हठधर्मिता करे, तो उसकी सरकार जाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जाने से कोई नहीं रोक सका और इजराइल में नेतन्याहू की सरकार जाने से कोई नहीं रोक सका। उसी तरह अगर प्रधानमंत्री की भी ये सोच होगी कि हम किसी एक धर्म विशेष के लोगों को उससे नफरत करवाकर, उसको इग्नोर करके, उसकी सारी सुख सुविधाओं को उसको बेचैन करके, उसको तबाह करके हम सरकार में बने रह सकते हैं, तो ये कतई संभव नहीं है। यानी एक आफत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इजराइल और अमेरिका होते हुए भारत तक पहुंच गई है। आपको समझना होगा कि जो भारत 2014 में कह रहा था कि भारत में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो राम राज स्थापित होगा, और वो राम राज 7 सालों में कहीं नहीं, कहीं राम का नाम नहीं, आदर्श राम के कोई गुण नहीं, और सिर्फ अपने गुणों को बखान के ज़रिए और अपनी हठधर्मिता के ज़रिए ये देश में शासन हो रहा है। और इजराइल ने इसीलिए एक नया संदेश इस देश के वासियों को, इस देश की सरकार को दिया है कि सबको साथ लेकर चलना ही उस देश के लिए सुखद एहसास होगा, सुखद पहलू होगा और वास्तविक रूप से सुखद होगा। आपको जानकर हैरत होगी कि इजराइल की सरकार में, यानी इजराइल में इस्लामी राम राज आ गया है। यानी उस सरकार में इस्लामी राम पार्टी भी शामिल हो गई है। जी हाँ, इस्लामी राम पार्टी अरब मूल के जो इस्राइल में बसे हुए नागरिक हैं उनका प्रतिनिधित्व वो पार्टी करती है, और उस पार्टी को नफ्ताली बेनेट ने अपनी सरकार में शामिल किया है। और अपनी सरकार में उसने शामिल किया है तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के शामिल किया होगा, इसलिए कि अरब मूल की पार्टी और इस्राइल नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी का साफ ये कहना है कि इजराइल को यरूशलेम पर दावा छोड़ देना चाहिए। नेतन्याहू क्या कर रहे थे? यरूशलेम पर अपना दावा ठोक रहे थे, ज़बरदस्त दावा ठोक रहे थे और नाजायज़ तरीके से दावा ठोक रहे थे, अपनी हठधर्मिता के तहत दावा ठोक रहे थे और अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर उस पर कब्जा करना चाह रहे थे। और ये नई सरकार जिसके सहयोगी पार्टी है, उस सरकार में शामिल पार्टी है इस्लामी राम पार्टी, उसका साफ मत है कि इजराइल अपना दावा यरूशलेम पर छोड़ दे और इजराइल जो फ़िलिस्तीन में नई कॉलोनियाँ बनाने का काम शुरू किया उसको रोक दे। तो जाहिर सी बात है कि मौजूदा सरकार यानी यामीना पार्टी के मुखिया नफ्ताली बेनेट को ये बात पता नहीं है, उनको ये बात पता है, पता थी और सोच समझ के उन्होंने जो है ये फ़ैसला लिया है और इस्लामी राम पार्टी को उसमें शामिल किया है। और जब इस्लामी राम पार्टी को उसमें शामिल किया है तो जाहिर सी बात है कि जो उनका मैनिफेस्टो है, जब ये साझे की सरकार है तो उस पर भी गौर किया जाएगा
और जब इस्राइल जैसा चरमपंथी अपने आप में परिवर्तन कर सकता है तो भारत तो अपने स्वभाव से एक सेकुलर देश है। यहाँ गंगा जमनी तहज़ीब की धारा बहती है, यहाँ गंगा जमनी तहज़ीब की संस्कृति हवा में दिखती है और माहौल में वही गंगा जमनी तहज़ीब की संस्कृति आज भी सांस ले रही है। और उसमें जहर घोलकर आप हिंदू मुसलमान में बांटकर, सिख ईसाई में बांटकर, और चार जो खंबे हैं उस खंबे को आपस में लड़ाने की जब आप कोशिश करेंगे तो चार खंबा आपस में जब टकराएगा तो क्या स्थिति होगी कि वो इमारत रहेगा, वो सरकार रहेगी, नहीं रहेगी। इसलिए ये एक भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक शुभ संदेश है कि यहाँ भी आने वाले 2024 में एक नई ब्यार बहने लगी है। कहा भी गया है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो वहाँ एक ऐसी संस्कृति पैदा होती है, ऐसी आबो हवा बनती है कि सब कुछ बदल जाता है। डॉक्टर इकबाल का एक मशहूर शेर है, यक कफ़े खस बहरे आशिया तूफ़ान आमद आमदे फसले बहार है। यक कफ़े खस बहरे आशिया तूफ़ान आमद आमदे फसल बहार है। आपने देखा होगा कि जब खिज़ा यानी पतझड़ आते हैं तो उसके बाद बहार आती है, यानी पतझड़ के बाद स्वाभाविक रूप से यह कुदरत का नियम है कि जब जब पतझड़ आएगा तो आप समझिए हरियाली छाएगी, फूल खिलेंगे, मौसम बदलेंगे, खुशमिजाज माहौल होगा और बहार ही बहार, हर तरफ बहारें आएंगी। इस 7 साल में इस देश ने बहुत कुछ खोया है, पाने की लालच देकर उससे सब कुछ छीन लिया गया है। देश पूरी दुनिया के सामने रुस्वा हो गया है और उस रुस्वाई को बचाने के लिए, ये खिज़ा रूपी रुस्वा को हटाने के लिए इस देश में एक कामयाबी की बहार आने वाली है, आने वाली है। और ये शुभ संकेत है, और ये शुभ संकेत मोदी जी को अपने मित्रों से मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके सबसे अच्छे मित्र थे। मोदी जी कहते थे कि वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं और अमेरिकी जनता कहती थी कि वो सबसे ख़राब काम कर रहा। अमेरिकी जनता ने उन्हें हटा दिया। मोदी जी अपने मित्र नेतन्याहू की बड़ी तारीफ़ करते हैं कि इजराइल में हमारे समवर्ती प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम करते हैं, और इजराइल की जनता, इजराइल के लोग, इजराइल की पार्टी, इजराइल की संसद ने कह दिया कि ये बहुत ही बेकार आदमी है, इसको हटाओ। और इजराइल की 120 सांसद में से 61 वोट यामीना पार्टी के प्रमुख नफ्ताली बेनेट को मिलता है। और संसद में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र जो 12 साल से इजराइल के प्रधानमंत्री थे, बेंजामिन नेतन्याहू, चारों खाने चित हो जाते हैं और उनकी हार हो जाती है, उनकी सरकार गिर जाती है और नई सरकार का उदय होता है सहयोगी के साथ, कई दलों के साथ ये उदय होता है। और ये उदय इस्राइल के एक नए नक्शा को पूरी दुनिया में दर्शाने का सबब बनता है। तो ये दुनिया के उन प्रधानमंत्रियों के लिए एक पैगाम है, एक सबक है, एक संदेश है जो चाहते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप की नीति को अपनाकर शासन करें, बेंजामिन नेतन्याहू की पगडंडी पर चलकर, उनके रास्ते पर चलकर, उनके मार्ग पर चलकर शासन करें। उन्हें अब अपनी सोच में परिस्थितिजनक बदलाव करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में एक ऐसे सोच को जागृत करने की ज़रूरत है जिससे हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु बन सके और सोने का चिड़िया बन सके, यानी अपनी उस दौर को फिर से बहाल कर सके जिस दौर में, जिस अतीत में हिंदुस्तान विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था। आज हिंदुस्तान
कि क्या स्थिति है वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है और हम सब नागरिकों को, हम सारे पत्रकारों को, हम सारे बुद्धिजीवियों को, हम सारे साहित्यकारों को और हम सारे वोटरों को इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम भी अपने विचारधारा में, अपनी मनस्थिति में परिस्थितिजन स्थिति को सामने रखते हुए बदलाव करें। देश और दुनिया को देखते हुए शांति, अमन वो अमान का रास्ता पकड़े, नफ़रत का रास्ता छोड़े। नफ़रत से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है, नफ़रत नुकसान ही देती है। और इसलिए भारत तभी खुशहाल हो सकता है जब भारत में गंगा जमनी तहज़ीब की धारा बहे, गंगा जमनी सभ्यता और संस्कृति की धारा बहे और यही धारा हमें हमारे मुकाम पर पहुंचाती है और हमें फिर से उस मुकाम पर जाना है जिस मुकाम पर विश्व में, दुनिया में हमारा अपना एक रसूख था, रुतबा था। और उस रसूख और रुतबा को बहाल करना सिर्फ देश के शासक का काम नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं है, देश के नागरिक का काम है। इसलिए कि कोई भी बदलाव देश का नागरिक करता है। देश के नागरिक से ज़्यादा पावर प्रधानमंत्री के पास नहीं होता है। और जब जिसके पास पावर ही नहीं हो वो बदलाव क्या कर सकता है? पावर जनता के हाथ में होता है। इसलिए जनता को जनार्दन कहा जाता है और जनार्दन का मतलब क्या होता है वो आप सब जानते हैं। इसलिए हमें अपने आप में बदलाव करने की कोशिश करनी चाहिए और यही बदलाव भारत के लिए उन्नति और विकसित देश होने के सपने को साकार करेगा। और आशा है कि आप हमारे इस सुझाव से ज़रूर सहमत होंगे और आप असहमत हैं तो अपने सुझाव से इसे अवगत कराएं और ताकि मैं अपने आप को खुद को करेक्ट कर सकूं और आपके सुझाव को जान सकूं और उस पर मंथन कर सकूं कि आपका सुझाव हमारे सुझाव से कितना उत्तम है और आपने जो हमें सुझाव दिया वास्तविक रूप से उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। नमस्कार।